दोस्तों क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 3 हम लोग कवर कर रहे थे और इस वीडियो में इस चैप्टर का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। काफ़ी डिटेल से हमने बात की थी और लास्ट में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि इससे ही हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। सबसे पहले हमने इंटीरियर के ऊपर बात की कि अर्थ का इंटीरियर में कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के माध्यम से हम लोग अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं। अर्थक्वेक पर बहुत डिटेल में बात की और अर्थक्वेक से एसोसिएटेड जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। उसे हमने डिटेल में समझा कि बॉडी वेव्स क्या होती है, सरफेस वेव्स क्या होती हैं। बॉडी वेव में फर्दर 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बॉडी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव कर सकती हैं, सेकेंडरी सिर्फ सॉलिड में कर सकती है। इन सभी चीज़ों पर हमने बहुत डिटेल में बात की, राइट। उसके बाद हमने अर्थक्वेक के शैडो जोन को समझा और शैडो जोन में हमने बात की कि जो पी वेव है और जो एस वेव है दोनों के अलग अलग तरीके के शैडो जोन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर पी वेव के शैडो जोन की बात करें तो 105 से 145 डिग्री तक, यानी यहाँ पे पी वेव्स देखने को नहीं मिलते। और इसी तरीके से हमने बात की थी एस वेव के शैडो जोन की, जिसका शैडो जोन काफ़ी बड़ा होता है पी वेव के मुकाबले। इस साइड से लेकर इस साइड यानी 105 से लेकर 105 डिग्री तक एस वेव का शैडो जोन देखने को मिलता है, यानी इन जगहों पे एस वेव नहीं पहुंच सकती। इसके रीज़न की भी हमने बात की थी कि ऐसा क्यों होता है, राइट। और इससे एसोसिएटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो काफ़ी सारे सवाल हमने ऑलरेडी किए हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ है इसलिए, और ये क्वेश्चन में एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने रखा है। देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए अर्थक्वेक के शैडो जोन के ऊपर। आपने अगर लास्ट का लेक्चर बहुत अच्छे से शैडो जोन को समझा है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो शैडो जोन एक अर्थक्वेक का होता है वो टोटली डिफरेंट होता है दूसरे अर्थक्वेक के शैडो जोन से। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सीस्मोमीटर जो है वो पी और एस दोनों तरह की वेव को रिकॉर्ड कर सकता है एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक। तो देखिए पहली बात बिल्कुल सही है, हर प्रत्येक अर्थक्वेक का अपना अलग अलग शैडो जोन होता है। इसके पीछे का रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है। मान लीजिए कोई अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिनेट होती है, कोई यहाँ से, तो अगर इसके कंडीशन में आप देखेंगे तो अगर पी वेव्स की मैं बात करूँ तो ये 10 डिग्री से 145 तक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। 105 से लेकर 145। इसी तरह इनका शैडो जोन पी वेव का ऐसे बनेगा। लेकिन जब आप एस वेव की बात करेंगे तो ये पूरा 105 से 105 तक बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ओरिजिनेट होता है तो अर्थक्वेक, लेकिन अगर अर्थक्वेक का फोकस यहाँ होता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, तो इनका आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कंप्लीटली चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। और जो दूसरी बात यहाँ पे कही गई है 105 से लेकर 105, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पी वेव्स केवल 105 से 145 तक ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो पी वेव क्लियरली देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि पूरा का पूरा देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकेंड वाली बात गलत है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं अगर जिसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। इसके बाद हमने अर्थक्वेक के मेजरमेंट पर बात की थी, सुनामी पर बात की थी ना। उसके बाद लास्ट के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर को समझा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रस्ट कैसा होता है, मेंटल कैसा होता है। और इसके बाद हमने मेंटल को भी बहुत डिटेल में समझा। इसके बाद हमने बात की थी कोर की। दोस्तों जब हमने बात की थी क्रस्ट की तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ओशन के नीचे वाले जो क्रस्ट देखने को मिलते हैं वो कॉन्टिनेंट के क्रस्ट के मुकाबले पतले होते हैं, थिनर होते हैं, राइट। और इसका रीज़न भी मैंने बताया था। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बताया गया कि जो मीन डेंसिटी है ओशेनिक क्रस्ट की वो 2.7 है, और जो हैवियर रॉक है यानी कि बेसिकली ओशेनिक जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 3 बताई जा रही है। तो ये बात यहाँ पे फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मे बी मेरे बुक में मिसप्रिंट हो, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओशेनिक क्रस्ट के बारे में बताया गया कि 2.7 मीन डेंसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन आप क्रॉस चेक करेंगे किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट से, जैसे मैंने ब्रिटेनिका का लगाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइटिक देखने को मिलती है कॉम्पोजिशन में, और इसकी डेंसिटी होती है 2.7 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, यानी कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट की, राइट। और ओशेनिक क्रस्ट की यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटर बताई जा रही है, जो कि 2.9 से लेकर 3 तक, और अप्रोक्स आप 3 मान लें, यानी 2.7 देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल का और ओशेनिक का देखने को मिलता है 3। इसी तरह से एक और बहुत फेमस वेबसाइट है साइंस डायरेक्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइटिक रॉक्स की बनी होती है, जिनमें ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम देखने को मिलता है बेसाल्टिक क्रस्ट के मुकाबले। और यही रीज़न है कि जो बेसाल्टिक क्रस्ट है उसके मुकाबले ये लेस डेंस देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये विकिपीडिया का रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि इट इज़ थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी जो ओशेनिक क्रस्ट होती है वो थिनर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। और अगर ये थिकनेस की बात की जा रही है, राइट,
देखिए दो, अभी मैं इस पर बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट आपको फिलहाल समझना है कि इस पर हमने बहुत डिटेल में बात भी की। ओसेनिक क्रस्ट थिनर होती है। अगर बात करें ओसेनिक क्रस्ट की तो ये अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगी 5 किलोमीटर इसकी मीन थिकनेस, राइट। लेकिन जब आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे अप्रोक्स थिकनेस देखने को मिलेगी 30 किलोमीटर। ओके, यानी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थीन है, बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन फिर भी इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ डेंसर हैविंग अ मीन डेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर एज अपोज टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 2.7 और जबकि यहाँ पे बात करें अगर ओसेनिक क्रस्ट की तो यहाँ पे 3.0। ना दोस्तों सवाल ये उठता है अगर हम लोग कंपेयर करें, हाँ ना अगर हम लोग कंपेयर करें ओसेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, तो यहाँ साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा थिक होती है, राइट, और ये लेस थिक होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओसेनिक क्रस्ट में ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं थिकनेस और डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 50 kg का एक ब्लॉक है मेटल का और एक 100 kg का, तो 100 kg वाला ज़्यादा भारी है, फिर भी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है 50 kg के मुकाबले, तो वो लेस डेंस है। या फिर अगर आप इसे ऐसे भी समझें कि जो ओसेनिक क्रस्ट है ये ज़्यादा डेंस बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम होता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये बेसाल्ट का बना होता है, राइट। बेसाल्ट का बना होने के कारण पार्टिकल ज्यादा सामने होते हैं, इस वजह से ये ज्यादा डेंस देखने को मिलता है, और जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना होता है इसलिए ये लेस डेंस होता है। ये इसके पीछे का एक्चुअल रीजन है। सो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने बुक से, यहाँ पे ओसेनिक क्रस्ट नहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मीन डेंसिटी है वो 2.7 होती है। खैर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दोस्तों ना हम लोग बात करेंगे वोल्केनोज के ऊपर। देखिए वोल्केनो के बारे में आपको पता होगा, हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, और वोल्केनो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गैसेज एसेज और जो मोल्टेन रॉक मटेरियल होते हैं जैसे लावा वो एस्केप करते हैं, यानी बाहर निकलते हैं ग्राउंड में, राइट। यही होती है वोल्केनो। और वोल्केनो में भी अगर आप देखें तो वेरिएशन देखने को मिलता है, एक्टिव वोल्केनो, इनएक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, और इनएक्टिव जो काफ़ी मतलब आप कह लें कि बिल्कुल ही इनएक्टिव है, कभी भी विस्फोट नहीं हुई। और डोरमेंट होती है कि बीच बीच में विस्फोट होती है, राइट, प्रसुप्त, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कहलाती है। तो अगर रीज़न की बात करें ऐसा क्यों होता है, तो हमने बात की थी कि क्रस्ट के नीचे मेंटल देखने को मिलता है, और इसी मेंटल में एक वीकर जोन होता है जो कि स्थिनोस्फेयर कहलाता है। हमने बात भी की थी इसके ऊपर कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है मेंटल का वो स्थिनोस्फेयर कहलाता है, और ये एक वीकर जोन होता है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ फ्रॉम दिस दैट द मोल्टेन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे ऑन द सरफेस। तो चूंकि ये वीक जोन है, इस वजह से मोल्टेन रॉक मटेरियल जो होते हैं, जो कि बेसिकली लावा बनेंगे, वो अपना सरफेस, वो उस सरफेस में अपना रास्ता ढूंढते हैं बाहर निकलने के लिए। और जो मटेरियल होता है अपर मेंटल पोर्शन में वो मेग्मा कहलाता है। मेग्मा के बारे अभी हम लोग देखेंगे। और एक बार जब ये क्रस्ट में मूव करने लगता है और सरफेस में पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। देखिए मेग्मा इनसाइड में जो मटेरियल होगा वो मेग्मा कहलाएगा, जो लिक्विड मटेरियल होता है बेसिकली। और आगे जब वो बाहर निकलता है क्रस्ट में पहुँचता है उसके बाद ये लावा कहलाता है, राइट। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और जब मटेरियल ग्राउंड में पहुंचते हैं इनमें लावा फ्लो देखने को मिलता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस देखने को मिलता है। पायरोक्लास्टिक का मतलब ज्वलनशील, वोल्केनिक बॉम्ब्स देखने को मिलता है, ऐश देखने को मिलते हैं, और उसके बाद डस्ट हो गए, गैसेस, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर निकलती हैं। तो कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेग्मा चेम्बर है, राइट, और यहाँ से इसी पैसेज के थ्रू लावा बाहर जाएगा। और देखिए यहाँ से ये जो लावा निकलेगा, ये ऊपर वाला जो सबसे पोर्शन होता है, जो मुंह होता है, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वोल्केनो का, वो क्रेटर कहलाता है, ठीक है। क्रेटर ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो जिस पैसे से ये आता है ये वेंट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जैसे लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेकिन वो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है। और यहाँ से जब ये लावा का आउटफ्लो देखने को मिलता है तो ये लावा फ्लो कहलाता है। और इसके कारण बहुत सारे एसेज का लेयर भी बनता है। एस क्लाउड, जो ऊपर में हवा में जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल पहुँचता है वो एस क्लाउड कहलाता है, राइट। और ये आप सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, इसका क्रेटर होता है स्टार्टिंग वाला पोर्शन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें टाइप्स की, कितने टाइप के वोल्केनो देखने को मिलते हैं, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है सील्ड वोल्केनो का। सील्ड का मतलब क्या होता है, कवच होता है।
तो ये अगर आप देखें बेरिंग द बेसाल्ट फ्लोज द सील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप, तो ये सबसे बड़ा टाइप आपको देखने को मिलेगा। और सील्ड वोल्केनो का सबसे फेमस एग्जांपल है हवाईयन वोल्केनोज। देखिए ये वोल्केनो से जब क्वेश्चन आएंगे तो यूपीएससी में तो ज़्यादातर नाम पे फोकस नहीं होता, बट बहुत बार सीडीएस एनडीए में जो किस देश में कौन सा वोल्केनो है ये पूछ लिया जाता है, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे लास्ट में, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीएससी और इसमें सिविल सर्विसेज में जनरली क्वेश्चन आते हैं वोल्केनोज के ऊपर, तो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का ये कवच की तरह, ढाल की तरह बन जाता है, इसलिए इसका नाम होता है सील्ड वोल्केनो। ये जो सील्ड वोल्केनो होते हैं ये मोस्टली बेसाल्ट के बने होते हैं। बेसाल्ट क्या है, एक तरह का लावा है विच इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन एरप्टेड, राइट। और इसी रीज़न के कारण ये वोल्केनो स्टीप नहीं होते। स्टीप का मतलब बहुत ज़्यादा नुकीले धारदार ऐसे नहीं बन पाते, बल्कि ये आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से बेसिकली एक शेप ले लेते हैं कवच की तरह। और ये एक्सप्लोजिव तब होते हैं जब इनके वेंट में किसी तरीके से पानी पहुँच जाए, अदरवाइज ये बहुत कम एक्सप्लोजिव होते हैं, यानी बहुत कम विस्फोट करते हैं, राइट। और जो अपकमिंग लावा है ये मूव करता है फाउंटेन रूप में, यानी फव्वारे की तरह, और इसके बाद कोन के चारों ओर फैल जाता है, इसलिए और इस तरह से ये सिंडर कोन का निर्माण करता है। नाउ बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो की। देखिए ये उस तरह के वोल्केनो होते हैं दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कोस लावा देन बेसाल्ट। तो ये ज़्यादा विस्कोस होते हैं, यानी ये ज़्यादा डीप देखने को मिलते हैं। बेसिकली विस्कोस का मतलब ज़्यादा गाढ़ापन देखने को मिलता है इनमें। और ये अगर आप देखें तो इस तरह के जो वोल्केनो होते हैं इनमें जनरली एक्सप्लोजिव इरप्शन देखने को मिलता है। और एलोंग विथ लावा लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ, देखिए लावा के साथ साथ और भी बहुत सारे एसेज और पायरोक्लास्टिक मटेरियल जाहिर सी बात है यहाँ पे निकलते हैं। और ये जो मटेरियल ये विसिनिटी में, वेंट की विसिनिटी में, वेंट यानी हमने जिसकी भी बात की, इसकी विसिनिटी में ये एक्युमुलेट हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, माउंट अपीयर एज अ कंपोजिट वोल्केनो। तो इस तरह से ये कंपोजिट वोल्केनो का रूप ले लेता है। ये इमेज आप देख सकते हैं, नॉट सो क्लियर, बट फिर भी यहाँ पे पता चल रहा है कि अच्छा इस तरह से ये एक्युमुलेट हो जाता है जो अंदर का पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, और इस तरह से ये कंपोजिट शेप ले लेता है। तो ये कंपोजिट वोल्केनो की इमेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो इस तरह से यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ना दोस्तों बात करते हैं कैल्डेरा की। तो कैल्डेरा क्या होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव देखने को मिलता है वोल्केनो का टाइप। और ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि जब ये इरप्ट करते हैं तो ये खुद को ही, यानी अपने जो पोर्शन है उसी को कोलैप्स कर लेते हैं। और इस तरह से ये कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, बल्कि ये पूरा कोलैप्स हो जाता है। और ये जब कोलैप्स होता है, अभी इमेज में हम लोग देखेंगे, ये जब कोलैप्स होता है तो इनमें डिप्रेशन बन जाता है, गहरा गड्ढा बन जाता है, और यही गहरा गड्ढा कैल्डेरा कहलाता है। इनमें बहुत बार पानी भी भर जाता है, ये हम लोग देखेंगे। और इनकी जो एक्सप्लोजिवनेस होती है वो इंडेक्ट करती है, बल्कि इंडिकेट करती है कि जो मैग्मा चेंबर है वो लावा को सप्लाई कर रहा है, ना केवल बहुत ज़्यादा बल्कि ये क्लोज विसिनिटी में है। ओके, बहुत आमने सामने से यहाँ पे बेसिस देखने को मिल रहा है। तो ये येलो स्टोन कैल्डेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइटिक माग्मा इस तरह से जब फ्लो करता है तो ये पूरा कोलैप्स कर जाता है। और इस तरह से होना तो चाहिए था, इस तरह का शेप, यानी कि बेसिकली यहाँ पे लावा और बाकी चीज़ें निकलनी चाहिए, बट ये चूंकि इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ से ये निकलना चाहिए वही पूरा कोलैप्स कर जाता है, और इस तरह का एक गहरा डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कैल्डेरा का। ना बात करते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की। इस तरह के जो वोल्केनो होते हैं वो हाईली फ्लूइड लावा के होते हैं और जो बहुत लंबे डिस्टेंस तक फ्लो करते हैं। और सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसाल्टी लावा। तो दुनिया के बहुत सारे भाग में हजारों किलोमीटर तक आपको थिक बेसाल्ट लावा फ्लो देखने को मिलेंगे, और ये सीरीज ऑफ फ्लो चलता गया है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, जो हमारा डेक्कन टैप है, डेक्कन ट्रैप में जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मोस्टली देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र प्लेटू का ज़्यादातर भाग है, ये पूरा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस से ही बना है। और इट इज़ बिलीव दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड अ मच लार्जर एरिया देन प्रेजेंट। और माना जाता है कि प्रारंभ में जब ये इस तरह का फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस होगा तो ये जो ट्रैप फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता होगा आज के डेट के मुकाबले। नाउ दोस्तों बात करते हैं मिड ओशन रीज वोल्केनोज की। ये जो वोल्केनो ये ओसेनिक एरिया में जनरली देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो देयर इज सिस्टम ऑफ मिड ओशन रीज मोर देन 70,000 किलोमीटर दैट स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशन बेसिन। तो ये बेसिकली जहाँ पे ओसेनिक एरिया होते हैं वहाँ पे ये वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है रीज का वो एक्सपीरियंस करता है फ्रीक्वेंट इरप्शन को, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से समझेंगे। दोस्तों नाउ आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सीडीएस का है, पूछा जा रहा है एक्सट्रूसिव वोल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। यानी एक्सट्रूसिव वोल्केनो जो हैं वो किस तरह के माउंटेन में नहीं पाए जाते। ऑप्शन है हमारे पास अलास्का, रॉकी, एंडीज या हिमालय। तो देखिए एक्सट्रूसिव वोल्केनोज अलास्का, रॉकी और एंडीज में देखने को मिलेंगे, लेकिन हिमालय तो यंग फॉल्ड माउंटेन है, यहाँ पे आपको वोल्केनोज नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी।
इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीरियस 2017 का क्वेश्चन है। वोल्केनो से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट, आपको बतानी है। अ स्टेट ऑफ वोल्केनोज प्रोड्यूस लावा फ्लोज दैट इनिशियली फॉलो वैलीज बट आर हाईली रेजिस्टेंस टू इरोजन। यानी स्टेट ऑफ वोल्केनो जो लावा फ्लो को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पहले तो वैलीज में बहती हैं लेकिन इरोजन को लेकर के ये हाईली रेजिस्टेंट होती हैं। दूसरे में कहा जा रहा है सराउंडिंग एरिया कैन रिमेन हाईलैंड लावा रीजेज और मेसेज, यानी जहाँ से वोल्केनोज आते हैं उनके सराउंडिंग एरियाज हाईलैंड रह सकते हैं, लावा रीजेज रह सकते हैं और मेसेज रह सकते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि हवाईयन सील्ड वोल्केनोज आर इरोडेड बाय स्टीम दैट फॉर्म डीपली कार्व्ड वैलीज विथ स्टीपली स्लोपिंग हेड्स। तो देखिए, जो हवाईयन सील्ड वोल्केनो देखने को मिलते हैं सील्ड टाइप के, और सील्ड मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा एरिया में कवर किए जाते हैं, जो कवच की तरह शेप बनाते हैं, ये डीपली कार्व्ड आउट है स्टीपली स्लोपिंग हेड। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। स्टीपली हमने बात की थी कि ये किस तरह से देखने को मिलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। चौथे में कहा जा रहा है द सिस्टम ऑफ स्टीम ऑन अ डाइजेक्टेड वोल्केनो कोन इज नॉट अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यानी जो सिस्टम ऑफ स्टीम है डाइजेक्टेड वोल्केनो, यानी जो डाइजेक्टेड है, जो कटी हुई है, मतलब बेसिकली स्टीम के द्वारा, उनमें कहा जा रहा है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के विषय में समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक ऐसी जगह होती है जहाँ से चारों दिशाओं में रिवर स्टीम फ्लो करती है। तो अगर ये डाइजेक्टेड है, यहाँ पे मान लीजिए वोल्केनो होता तो इनमें तो चारों साइड से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता, लेकिन इसमें कहा गया नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए ये गलत है। तो हमारा हमें नॉट करेक्ट पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर डी आएगा। यहाँ पे नोट बात गलत है क्योंकि स्टीम ऑफ डाइजेक्टेड वोल्केनो कोन की बात की जा रही। तो अगर ये डाइजेक्टेड है ऑलरेडी तो इनमें तो फिर जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ये CAPS 2021 का है। व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो। वोल्केनो के टॉप में जो डिप्रेशन होता है, यानी जो गहरा गड्ढा होता है, वो क्या कहलाता है फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन, एक वोल्केनिक इरप्शन के बाद। तो सबसे पहली चीज़, अगर ये वोल्केनो है तो इनमें मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि इसका जो स्टार्टिंग वाला जो टॉप वाला पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है बताइए, ये क्रेटर कहलाता है, राइट, क्रेटर कहलाता है, ना कि चेम्बर और वेंट। तो इसे फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ से चेम्बर है जहाँ से लावा स्टार्ट होता है निकलना, मतलब आउटफ्लो होना, राइट। और इसकी मैंने बात की थी, यहाँ उसके टॉप में डिप्रेशन, हल्का जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद डिप्रेशन देखने को मिलता है, और वो डिप्रेशन कहलाता है क्रेटर, राइट। और ये जिस पैसेज से ये जो इरप्शन है, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, जो लावा है आउटफ्लो करती हैं, उस पैसेज को वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें थी जो मैंने आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है। तो हमसे टॉप की बात की गई थी, टॉप का पूछा गया था, तो हमारा आंसर फिर क्या आएगा, क्रेटर आएगा, राइट, क्रेटर। अच्छा, सिंडर क्या होता है? तो मैंने आपको कैल्डेरा के विषय में बता दिया। सिंडर, देखिए कैल्डेरा और सिंडर में फ़र्क होता है। कैल्डेरा पहले समझ लीजिए, कैल्डेरा एक ऐसा वोल्केनो होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुद डिप्रेशन में बदल जाते हैं इस तरह से, और फिर ये कहलाते हैं कैल्डेरा वोल्केनोज। तो इसकी मैंने इमेज भी दिखा दी थी, इस तरह से ये जो डीप डिप्रेशन बनता है ये कैल्डेरा कहलाता है। तो एक बार मैं इसे फिर से समझाता हूँ। देखिए, जो ऊपर वाला पोजीशन है, जो टॉप है वोल्केनो का, जो जहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलेगी वो क्रेटर कहलाएगा, राइट। जिस पैसेज से ये आउटफ्लो निकलेगा वो वेंट कहलाएगा, और जिस जगह से निकलेगा बेसिकली वो चैम्बर कहलाएगा, राइट। यहीं से आउटफ्लो होना शुरू होगा। और सिंडर मैंने बताया जैसा कि जो छोटे छोटे पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो सिंडर कहलाते हैं, राइट, ठीक है। कैल्डेरा यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। कैल्डेरा तो वो होगा ना जब ये, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, ये मैंने स्ट्रेटो वोल्केनो का, लेकिन जब वोल्केनो कैल्डेरा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पूरा, ये जो पार्ट ये पूरा कोलैप्स कर जाएगा और इस तरह से गहरा गड्ढा बन जाएगा, राइट, तभी वो कैल्डेरा कहलाएगा। कैल्डेरा का मतलब नथिंग बट इट इज़ अ डीप डिप्रेशन मेड बाय वोल्केनो। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, अगर आप एक बार इन्हें इमेज बना करके समझ लेंगे कि अच्छा ऊपर वाला पोजीशन क्या कहलाएगा, ठीक है, क्रेटर कहलाएगा इस तरह से, और फिर जो पैसेज है वो चैम्बर कहलाएगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप एक बार इमेज जरूर ड्रॉ कर लीजिए। तो इसका आंसर तो ऑफकोर्स क्रेटर होगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीरियस 2022 का है। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लोज में बिल्ड अप अ वोल्केनो। यानी इंडिविजुअल लावा फ्लो जो है वो जनरली फ्यू फीट थिक देखने को मिलती है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रिपीटेड फ्लो के कारण ये वोल्केनो बन जाती है। तो इस तरह के वोल्केनोज को क्या कहा जाता है, सील्ड, कॉम्पोजिट, स्ट्रेटो या सिंडर कोन। तो ये मैंने इमेज लगाई है जीसी लियोन की, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 2 मेजर टाइप ऑफ वोल्केनो आर जनरली रिकॉग्नाइज, आउटपोरिंग ऑफ वेरी फ्लूइड बेसाल्टिक लावा आर यूजुअली अकम्पनीड बाय लिटिल वॉयलेंट इरप्टिव एक्टिविटी। तो इनमें बात की जा रही है कि जो इंडिविजुअल लावा फ्लो है वो जनरली फ्यू फीट थिक देखने को मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रिपीटेड फ्लो के कारण सील्ड वोल्केनो का निर्माण होता है। सील्ड वोल्केनो हमने स्टार्टिंग में बात की, जिसकी साइज सबसे बड़ी होती है और जो इस तरह से सबसे कवच की तरह बना लेती है, राइट। तो ये सील्ड वोल्केनो, क्योंकि बार बार जब इस तरह से लावा आउटफ्लो होता है तो ये वोल्केनो का
रूप ले लेती हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। दोस्तों नाउ बात करते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म में अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म की। तो देखिए जो लावा रिलीज होती है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ऑन कूलिंग डेवलप इनटू इग्नियस रॉक। तो ये जो लावा है वो कूल होने के बाद जब ये बाहर आ गई है, सरफेस में आ गई है, तो ये कूल होने के बाद इग्नियस रॉक बनाती है। इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टान, राइट, जो अग्नि से बने। इग्निस का मतलब फायर होता है। और ये जो कूलिंग है वो दो जगहों पे मेनली होती है। कौन से दो जगहों पे? देखिए ये या तो सरफेस पे पहुंचने के बाद ठंडी होगी, या बहुत बार क्रिस्टल पोर्शन में ही ये लावा ठंडी हो जाती है। इसका क्या मतलब अभी हम लोग इमेज से समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि लावा, देखिए ये हमारा वोल्केनो है मान लीजिए, तो यहाँ से जब ये लावा निकलना शुरू होती है तो बहुत बार लावा नहीं निकल पाती, बल्कि साइड में ही कहीं पैसेज ढूंढ लेती है और यहीं जा करके ये जम जाती है। तो इस तरह से जब आपको देखने को मिलेगा, तो जब ये क्रस्ट में ही जम जाएंगी, जब ये बाहर नहीं निकल पाएंगी, सरफेस में नहीं पहुंच पाएंगी, तो ये प्लूटोनिक रॉक कहलाएंगी। प्लूटोनिक जो क्रस्ट में हो जाएंगी, ठीक है। और जो बाहर निकल के पहुंच जाएंगी सरफेस में, ये वोल्केनो है, यहाँ से ये बाहर निकल गई, सरफेस में पहुंच गई, तब तो ये वोल्केनिक रॉक कहलाएंगी। वोल्केनो के कारण बनी है, इसलिए वोल्केनिक रॉक्स, राइट। तो अब ये जो लावा है, द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन एज्यूम डिफरेंट फॉर्म। तो अभी हमने बात की कि ये अगर हमारा ये वोल्केनो है, तो यहाँ से जब वोल्केनो बाहर निकल रहा है तो बहुत बार ये लावा नीचे क्रस्ट में ही जम जा रही है। अभी मैं इमेज दिखाता हूँ, तो इस इमेज को ध्यान से देखिए। देखिए ये है हमारा वोल्केनो, राइट। और वोल्केनो बहुत यहाँ पे मैग्मा और ये यहाँ से पैसेज देखने को मिलेगा। तो ये कभी कभी क्या, जैसे मैंने बताया कि बहुत बार क्या होता है, ये जो लावा है ये फ्लो होने की बजाय इधर साइड से पैसेज ढूंढता है, और इस कारण से अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? प्लूटोनिक, ठीक है। प्लूटोनिक लैंडफॉर्म या रॉक्स आप कह लें। तो ये जो प्लूटोनिक फॉर्म्स हैं या प्लूटोनिक रॉक्स हैं वो अलग अलग शेप लेते हैं, ठीक है। ये वोल्केनो है, वोल्केनो से जब ये अंदर ही क्रस्ट में ही जम जाते हैं, देखिए दो तरह की बातें होती हैं, पहली लावा, दूसरी मैग्मा, राइट। तो जब अंदर में ये जो लिक्विड फॉर्म है, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो कि वोल्केनो के बाद बाहर आएंगी, ये मैग्मा कहलाती हैं। लेकिन जब ये बाहर आ जाती है सरफेस में, तब ये लावा कहलाती हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे पास अलग अलग टर्म है। तो ये जो मैग्मा है, अगर ये अंदर ही जम जाए, क्रस्ट में ही जम जाए, तो फिर ये क्या कहलाएगी? तब ये कहलाएगी, अलग अलग तरीके के नाम होंगे, ठीक है। बेथोलिथ जैसे बताया जा रहा है, तो एक ऐसा मैग्मेटिक मटेरियल का लार्ज बॉडी देखने को मिलेगा जो कि डीपर डेप्थ में ही कूल हो जाती है क्रस्ट के, ठीक है, डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, और ये लार्ज डोम का शेप ले लेती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो ये आप रेड ऑरेंज कलर में जो देखने को मिल रहा है, ये बेथोलिथ है। और बेथोलिथ यहाँ पे वोल्केनो है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ही ये ऑलरेडी आप कह लें कि सॉलिड बन चुकी हैं, राइट। तो ये बेथोलिथ है। तो यहाँ बहुत सिंपल है इमेज के बाद समझना कि एक लार्ज बॉडी है मैग्मेटिक मटेरियल का, जो कि डीपर डेप्थ में ही जो है वो फॉर्म ले चुका है, डेवलप कर चुका है लार्ज डोम के रूप में, ठीक है। ये डोम शेप हमने देखा। और इसके बाद देखिए बताया जा रहा है ये सरफेस में तभी अपीयर करेंगे, तभी दिखाई देंगे जब बहुत सारा डिनोडेशन प्रोसेस होगा, यानी जमीन की जो परत है वो हटती जाएगी और ओवरलाइंग मटेरियल हटेंगे, तभी ये देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करते हैं, और बहुत बार 8 टाइम्स एज्यूम डेप्थ दैट में भी सेवरल किलोमीटर। तो कभी कभी ये बहुत गहराई तक अंदर, जैसे अभी मैंने इमेज में दिखाया, काफ़ी ज़्यादा गहरा था, तो कभी कभी काफ़ी किलोमीटर गहरा तक ये डेप्थ हासिल कर लेते हैं। और ये ग्रेनाइटिक बॉडीज होते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट के बने होते हैं। और बेथोलिथ कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर, तो मैंने तो बता ही दिया कि ये कूल हो चुके हैं, सॉलिडिफाई हो चुके हैं, मैग्मा चैम्बर ही हैं बेसिकली। मैग्मा का मतलब क्या है? मैग्मा का मतलब जो लिक्विड मटेरियल, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो वोल्केनो के बाद बाहर आएगा वो। अगला अगर यहाँ पे देखें तो आप लेकोलिथ की बात की जा रही है, तो लेकोलिथ भी अगेन लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज होते हैं। इंट्रूसिव बॉडीज, इंट्रूसिव का मतलब अंदर या जमीन के अंदर इंट्रूसिव, और बाहर वाले एक्सट्रूसिव कहलाते हैं, जिनका एक लेवल बेस होता है। ये कनेक्टेड होते हैं पाइप लाइक, यहाँ पे समझिए पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो, तो इनमें एक पाइप लाइक कंड्यूट से ये कनेक्टेड होते हैं। अभी इमेज में हम लोग देखेंगे। और ये रिजेंबल करते हैं सरफेस वोल्केनिक डोम को, कंपोजिट वोल्केनो की तरह। तो बाहर में जो कंपोजिट वोल्केनो बनते हैं उसी की तरह ये रिजेंबल करते हैं। ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ, इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे ऑन द सरफेस। और कर्नाटक प्लेटूज में देखने को मिलता है इस तरह के डोमल हिल्स ग्रेनाइट रॉक्स के। मोस्ट ऑफ दिस नाउ एक्सफोलिएटेड आर एग्जाम्पल ऑफ लेकोलिथ और बेथोलिथ। तो ये लेकोलिथ और बेथोलिथ का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेथोलिथ का देखा जो कि काफ़ी डीपर डेप्थ में देखने को मिलते हैं। लेकिन लेकोलिथ अगर आप देखें तो ये देखिए कंपोजिट वोल्केनो की तरह आकार ले लेते हैं, और ये भी अगेन वही चीज़ है, यानी मैग्मा का ही आउटफ्लो है। ये लेकोलिथ आप देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में हमने बेथोलिथ की बात की, जो कि एक लार्ज रॉक मास की तरह हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो चुके हैं, क्योंकि मैग्मा कूल हो चुका है अर्थ क्रस्ट के नीचे ही। तो आई होप आपको बेथोलिथ और लेकोलिथ के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले बात की बेथोलिथ की, राइट। और बेथोलिथ और लेकोलिथ में मेन फर्क तो यही है कि इनमें कोई पाइप लाइक कनेक्शन, मतलब पाइप लाइक ये कनेक्टेड नहीं होते। बट यहाँ पे अगर आप
तो मेन फ़र्क ही यही है दोनों के बीच की बेथोलिथ में यहाँ पे ये देखें आप तो ये डीपर डेप्थ में देखने को मिलेंगे, जबकि अगर हम लोग बात करें लेकोलिथ की तो ये देखिए ये इस तरह से पाइप लाइक का स्ट्रक्चर सी है। बेसिकली ये आउटफ्लो का तरीका ही है, बट यहाँ पे एक पतले तरीके से बाहर निकलते हैं और फिर आगे चल के ये कॉम्पोजिट शेप ले लेते हैं, तो ये लेकोलिथ कहलाता है। लेकिन बेथोलिथ तो बेस में बनेंगे और ये डोम शेप होंगे डेफिनेटली। अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखिए लेपोलिथ, फेकोलिथ और सील्स की बात करते हैं तो एक जिस तरह हमने बात की कि लावा अपवर्ड की ओर फ्लो कर रहा है, तो बहुत बार क्या करते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लेते हैं। जैसे ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस साइड से अगर ये फ्लो करना चाह रहे हैं तो ये इस साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लेते हैं, राइट। तो ये जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं तो वेर एवर इट फाइंड वीक प्लेन इट में गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म। तो अगर ये इस तरह के पोजिशन पाते हैं कि बहुत वीक प्लेन देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे ये डिफरेंट फॉर्म में रेस्ट कर मतलब बेसिकली आउटफ्लो होना बंद हो जाता है और बहुत बार ये सोसर शेप ले लेते हैं। सोसर शेप तो ये आपने देखा होगा, इसे सोसर कहते हैं। ये बेसिकली टी की जो प्याली होती है, राइट, ये सोसर शेप कहलाती है। तो ये जब सोसर शेप ले लेते हैं तो ये लेपोलिथ कहलाते हैं। अब इंट्रूजिव इग्नियस रॉक की जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज है ये सील या फिर सीट कहलाती है, डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा थिक है तो ये अगर ये थिन है तो सीट कहलाएगी और ज़्यादा थिक है तो सील कहलाएगी। तो इमेज से ही सब कुछ क्लियर होगा। देखिए ये वाला सील है, ठीक है, और ये डाइक कहलाती है। मतलब अलग अलग नाम है बेसिकली, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस मैंने बता दिया कि हाँ इस तरह के अंदर में स्ट्रक्चर बनते हैं। बस बेथोलिथ और लेकोलिथ का पता होना चाहिए कि लेकोलिथ पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, दोनों तो होते हैं डोम शेप ही, और बेथोलिथ ज़्यादा डेप्थ में देखने को मिलता है। बस यही, और इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए डाइक के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जब लावा अपना रास्ता क्रैक से निकालती है, क्रैक और फीजर से, तो ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर सॉलिडिफाई होती है। इट गेट्स कूल इन सेम पोजीशन टू डेवलप अ वायर लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो डाइक कहलाता है। ये इमेज में आप देखिए, इमेज से काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये इस पाइप से ये निकलना चाह रही है बेसिकली, ये वाला जो सॉलिडिफाई होने के जो ये आता है वो डाइक कहलाता है साइड में। ये क्वेश्चन देखिए एनडीए में पूछा गया है, एनडीए 2021 में। अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन डीपर डेप्थ ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। तो हमने बात की थी कि जब ये डीपर डेप्थ में बनता है तो ये क्या कहलाता है, बताइए। ये कहलाता है बैथोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ। और अगर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता, इसके बाद ये उतना डीपर डेप्थ में नहीं होता बैथोलिथ के मुकाबले, तब ये क्या कहलाता, तब ये कहलाता लेकोलिथ, ठीक है। तो बस यही इमेज आपके माइंड में रहेगी तो काफ़ी अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बेस से बनेगा तो बैथोलिथ, और ये वाला लेकोलिथ जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आइए फिर एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात की टॉप में, तो ये क्रेटर कहलाएगा, ये वाला वेंट कहलाएगा, और जहाँ से ये पोजीशन निकले, जहाँ से ये मैग्मा निकलेगी बेसिकली आउटफ्लो होगी, वो इसका क्या कहलाएगा, मैग्मा चैम्बर कहलाएगा, जिसे चैम्बर कहते हैं, राइट। और ये एस क्लाउड तो पता ही है सबको। और सील की हमने डाइक की भी बात की, लेकोलिथ, फेकोलिथ, वो सारा तो हमने किया ही है। ये यहाँ से टाइप समझ लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले सील्ड वोल्केनो की बात की, मैंने बताया कि ये सबसे बड़े साइज़ में देखने को मिलते हैं, डोम शेप्ड होते हैं, राइट। तो ये जो सील्ड वोल्केनो है, अगर मैं इसे इस तरह से बताऊं तो ये रिपीटेड फ्लो होने के कारण ये बनते हैं, ठीक है। स्टेटो वोल्केनो की फिर हमने बात की, फिर वोल्केनिक डोम्स में हम लोग आए, फिर सिंडर कोन की हमने बात की। अब दोस्तों देखिए वोल्केनो अलग अलग देश में अलग अलग वोल्केनोज हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए किस देश में कौन सा वोल्केनो है, कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर हम लोग कभी अलग से बात करेंगे, वोल्केनोज के सिर्फ नाम और चीज़ें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक्स पर कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से बनते हैं। तो उम्मीद है आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे वोल्केनो को लेकर के। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लिख सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई सजेशन या कोई इंप्रूवमेंट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको और किन टॉपिक्स पर लेक्चर चाहिए, ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।